हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे ये बायोलॉजी का तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हमें लगता है कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव को ले लिया और ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट का हर क्लास है, 18-20 मिनट का हर क्लास है और शायद लगता है ये भी 20 मिनट तक जा सकती है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन और मैंने बार बार बताया है कि 2 क्वेश्चन के अंदर इनका जो विकल्प होता है, क्वेश्चन का जो विकल्प होता है यकृत, हृदय, फेफड़ा, त्वचा, वृक्क, इसमें आपको 5 विकल्प दिख रहा होगा। तो एक विकल्प को क्या किया जाएगा, खंडित किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत सारा ऐसा उपयोगी क्वेश्चन मिलेगा कि इस बार 2025 में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अगर मैंने बताया कि साइंस का 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये जो 80 नंबर में क्या होता है, 80 ऑब्जेक्टिव होता है जिनमें आज किन्हीं 40% का उत्तर देना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है 40% सब्जेक्टिव होता है। तो आपको 40 सब्जेक्टिव भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव को तो छोड़िए दीजिए कि 40 में 40 110% मिलेगा इस क्लास से। आप लिख लो, 3 क्लास कर लो, 40 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की तरह एक इमोशनल लाइन होना चाहिए ताकि, और मैं खुद से लिखता हूँ कि मैं खुद से लिखता हूँ ताकि ये लाइन आप देख के सुन के क्या हो, मोटिवेट हो सको। और इस बार जो टॉपर है, इस बार जो टॉपर कोई बनेगा इसी में से कोई होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मैं लिख पाऊँ कुछ तो मैं खुद को लिखूँगा, कि मैं लिख पाऊँ कुछ तो खुद को लिखूँगा, खुद के हिस्से का दर्द गम सब लिखूँगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं लिख पाऊँ कुछ तो मैं खुद को लिखूँगा, खुद के हिस्से का दर्द गम सब लिखूँगा। वो मायूसी भरे दिन वो रोती हुई रातें लिखूँगा, कि वो मायूसी भरे दिन वो रोती हुई रातें लिखूँगा। कुछ ख्वाब अधूरे तो कुछ शिकायतें लिखूँगा, कि कुछ ख्वाब अधूरे तो कुछ शिकायतें लिखूँगा। कुछ शोर अपना तो कुछ सन्नाटे लिखूँगा, कि कुछ शोर अपना लिखना है तो कुछ सन्नाटे लिखूँगा। मैं खुद को बदनसीब लिखूँगा, कि मैं खुद को बदनसीब लिखूँगा और मैं खुद को बदनसीब लिखूँगा। मैं खुद को खुली किताब में फिर उस किताब का बेनाम लिखूँगा, कि कहने का मतलब क्या है कि लिखूँगा मैं खुद को खुली किताब में और फिर उस किताब का नाम बेनाम होगा। क्या होगा, बेनाम होगा। तो इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं और ये ऐसा ऊर्जा भरी लाइन है, आप गौर से एक लाइन को गौर करो तो आपको समझ में आएगी। मैंने क्या बोला है कि मैं लिख पाऊँ कुछ तो मैं खुद को लिखूँगा, खुद के हिस्से का दर्द गम सब लिखूँगा। वो मायूसी भरे दिन वो रोती हुई रातें लिखूँगा। कुछ ख्वाब अधूरे तो कुछ शिकायतें लिखूँगा। कुछ शोर अपना तो कुछ सन्नाटे लिखूँगा। मैं खुद को बदनसीब लिखूँगा मैं खुद को खुली किताब में, फिर उस किताब का नाम बेनाम लिखूँगा। तो चलिए इसी ऊर्जा भरी लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का ये थर्ड क्लास है। कौन सा, थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में मात्र 2 क्वेश्चन है। इसके विकल्प के साथ क्या करेंगे, हम लोग खेलाबारी करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे व्यस्त हिस्सा कौन है। मानव की जो शरीर है वो सबसे व्यस्त हिस्सा कौन है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है हृदय, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है त्वचा और 5वां है वृक्क। तो हम चलिए बारी बारी बात करते हैं। ये जो यकृत है क्या है, ऑप्शन नंबर ए यकृत है। यकृत को हम लोग क्या करते हैं, इसका कलेजा भी, इसे कलेजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं। यकृत को क्या कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं। अगर याद रहे यकृत को लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत को कलेजा कहते हैं, लीवर कहते हैं। और याद रखना कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला। मैंने क्या कहा, यकृत जो है वो उसे कलेजा भी कहा जाता है, लीवर की भी कहा जाता है और ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। और याद रखना है इसका जो वेट होता है, क्या होता है, इसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो कितना होता है, इसका जो वजन होता है 1.5 किलो से लेके 1.5 kg से लेके 2 kg तक होता है। कितना होता है, 1.5 kg से लेके 2 kg तक। यकृत का वेट कितना होता है, 1.5 kg से लेके 2 kg तक। और याद रखना है ये जो यकृत करता है, जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, प्रोटीन से आप लोगों को पता होना चाहिए अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनता है, एसिड बनता है, एमिनो एसिड बनता है। और ये क्या करता है, यकृत एमिनो एसिड को अमोनिया में बदल देता है। क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है। ये भी याद रखना है, एमिनो एसिड को क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है। तो आपने क्या समझा
कि इसका नाम कलेजा भी है, लीवर भी है, इसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है। और याद रखना इसका जो वजन होता है वो 1.5 kg से लेकर 2 kg तक होता है। और ये प्रोटीन जो अमीनो एसिड बनता है ये क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है। कौन सांस ले रहा है उतना जोर जोर से, उसको बोलो चुप। समझ गया, प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड में बदलता है। आपने समझ गया यकृत के बारे में, यकृत के बारे में आपने समझ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट। देखिए ये जो हृदय है इसको मिटा देते हैं, आपने उतार लिया होगा, बहुत वीवी है क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट, हृदय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हृदय। देखिए ये मानव शरीर का सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट हिस्सा यही हृदय कहा जाता है। ये 24 घंटा धड़कता, अगर ये धड़कना बंद कर दे, आप जब भी देखते होंगे डॉक्टर अगर किसी को जांचता है या मृत्यु घोषित करता है तो कैसे देखता है, उसको जैसे ही हार्ट में वो जो आला होता है वो सटाता है तो क्या पता चलता है, वो जैसे वो जो आला होता है वो छोटे छोटे कंपन को पकड़ लेता है। लेकिन जब हृदय अगर कंपन ना कर होता हो तो डॉक्टर क्या करता है, उसे मृत घोषित कर देता है। क्या करता है, मृत घोषित करता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहता है। और याद रखना है कि इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, सबसे ज़्यादा क्या होता है, बेस्ट यही रहता है मानव शरीर में। और याद रखना है कि ये जो मानव शरीर का है 4 कोष्ठ होता है। क्या होता है, मानव शरीर का 4 कोष्ठ होता है। क्या होता है, 4 कोष्ठ। पूछा जाता है कि मानव शरीर का हृदय कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। कितना है, 4 कोष्ठ। क्या होता है, 2 अलिंद होता है, दो अलिंद होता है। क्या होता है, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। क्या होता है, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। यानी कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और याद रखना है कि हृदय का जो वजन होता है, क्या होता है, हृदय का जो वजन होता है ये 300 ग्राम होता है। क्या होता है, 300 ग्राम। और आप लोगों ने सुना होगा कि सुनते होंगे कि तुम्हारे याद में मेरा दिल धड़कता है, तुम्हारे याद में मेरा हार्ट धड़कता है। क्या करता है, तुम्हारे याद में क्या होता है, यह हार्ट धड़कता है। तो याद रखना है कि कोई लड़का हो या लड़की, किसी के याद में अगर धड़कन शुरू हो तो मात्र ये 300 ग्राम धड़क रहा है। क्या कर रहा है, 300 ग्राम। आप सुनते होंगे कि पूरे संसार का मोहब्बत ला के मैं तुम्हें झोली में डाल दूं, तुम्हारे झोली में डाल दूं, तो पूरे संसार का मोहब्बत वो नहीं ला रहा है, वो मात्र 300 ग्राम हार्ट आपको दे रहा है। 300 ग्राम हार्ट आपको दे रहा है। बताओ 300 ग्राम हार्ट लेके क्या करोगे। तो ये जो हृदय है ये हमेशा धड़कता है, सोने के बाद भी क्या होता है, ये धड़कते रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अगर ये बंद हो जाए तो मानव क्या होता है, बंद हो जाता है। और याद रखना है इसके बारे में याद रखना है कि 4 कोष्ठ होता है, 2 अलिंद होता है, 2 नलिकाएं होता है। और इसी में से आपको पता है कि सीरा होता है। क्या होता है, सीरा निकलता है। और इसी में क्या होता है, धमनी निकलता है, जो मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया है। पिछली क्लास में धमनी, तो पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया, धमनी क्या है, शुद्ध रक्त वहन करता है और इसकी गहराई अधिक होता है। सीरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त करता है, जो मानव शरीर के बाहर से इकट्ठा करके हार्ट तक पहुंचाता है। धमनी क्या करता है कि मानव शरीर में उपस्थित रक्त को क्या करता है, बाहर पहुंचाता है। और याद रखना है एक होता है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, एक होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस सीरा और फुफ्फुस धमनी क्या है, याद रखना। आपको पता है सीरा अशुद्ध रक्त प्रदान करता है शरीर में, लेकिन ये जो फुफ्फुस अगर लग जाए, फुफ्फुस लग जाए, तो इसका मतलब ये जो सीरा होगा ये फुफ्फुस सीरा शुद्ध रक्त करेगा। क्या करेगा, शुद्ध रक्त करेगा। फुफ्फुस धमनी जो होगा वो अशुद्ध रक्त करेगा। क्या करेगा, अशुद्ध रक्त करेगा। ये बात याद रखना आप लोगों को। फुफ्फुस धमनी जो होता है वो अशुद्ध रक्त परिवहन करता है और फुफ्फुस सीरा जो होता है वो शुद्ध रक्त परिवहन करता है। तो आपने क्या समझा कि हृदय जो होता है उसका वजन 300 ग्राम होता है। ये हमेशा व्यस्त रहता है। इसमें 4 कोष्ठ होती है। कितना होता है, 4 कोष्ठ होती है। मानव शरीर का ये भी एक प्रमुख अंग है। क्या है, मानव शरीर का ये भी एक प्रमुख अंग है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है ये इसका ऑप्शन नंबर बी ही है। और हम फिर फेफड़ा आ गया, त्वचा आ गया, बिरिक आ गया है, तो सारे को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपने समझा 4 कोष्ठ। देखिए फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा जो होता है एक जोड़ी होता है। क्या होता है, फेफड़ा की जो संख्या होता है एक जोड़ी होता है। याद रखना, एक जोड़ी कहने का मतलब क्या है, एक जोड़ी का मतलब क्या, 2 फेफड़ा होता है, वो 2 होता है। आप देखोगे यहाँ भी होता है और इधर भी होता है। क्या होता है, फेफड़ा दायां में भी होता है और बायां में भी होता है। याद रखना ये मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्या है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग कहने का मतलब क्या है कि उत्सर्जी अंग किसको बोला जाता है, उत्सर्जी कोई चीज़ अगर पदार्थ हो तो क्या होता है कि उत्सर्जी अंग किसको कहा जाता है कि अगर
फेफड़ा द्वारा किसी चीज़ को हम बाहर निकालते हैं। वेस्ट चीज़ को क्या करते हैं, वेस्ट मतलब खराब चीज़ को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। जैसे आप खाना खाते होंगे, खाना हम सभी खाते हैं, तो क्या करता है, भोजन जैसे ही ग्रहण करता है तो जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट में अंतर होता है, जितना भी वेस्ट पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और जितना भी वेस्ट होता है, बेकार पदार्थ होता है, वो क्या करता है, छोटी आंत द्वारा, मल द्वार होते हुए क्या करता है, बाहर के रास्ता निकल जाता है। तो यही है, क्या है, ये जो प्रमुख उत्सर्जी अंग का मतलब क्या है, उत्सर्जी का मतलब वैसे पदार्थ जो किसी चीज़ को काट के, पीस के, उसका एनर्जी भरी चीज़, अच्छा चीज़ निकाल ले और ख़राब चीज़ क्या करे, बाहर निकाले। जैसे आप कभी धान कुटाए होंगे, धान जो मशीन में डालते हैं तो क्या होता है, चावल को एक तरफ कर देता है और वो जो उसका भूसा होता है उसको एक तरफ कर देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, भूसा वेस्ट, चावल है वेस्ट, यानी चावल हम लोग पोषण के रूप में लेते हैं, क्या करते हैं, पोषण के रूप में लेते हैं, और क्या करते हैं, वो जो भूसा होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो आपने समझा, इसका जो क्या है, प्रमुख अंग क्या है, उत्सर्जी है। इसकी संख्या कितनी है, एक जोड़ी है। कितना है, एक जोड़ी है। और याद रखना, मैंने क्या बताया, ये उत्सर्जी अंग है, यानी हमारे शरीर में CO2 का तो कोई काम नहीं है, CO2 तो हमारे शरीर के लिए फायदा नहीं है। तो क्या करता है, CO2 को क्या करता है, फेफड़ा क्या करता है, वो बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। याद रखना है, शरीर में जो CO2 को जो बाहर निकालता है, कौन निकालता है, वो फेफड़ा निकालता है। कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है। अगला क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, लहसुन प्याज, क्या करते हैं, लहसुन प्याज जब हम लोग खाते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग भोजन में लहसुन प्याज करते हैं तो इसका एक दुर्गंध होता है। क्या होता है, दुर्गंध क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर होता है। और याद रखना है, सल्फर का परमाणु संख्या कितना, 16, यानी 100 से सल्फर, 100 से 16 याद रखना है। ऐसे भी प से 15, प से फास्फोरस, ऐसे करके जोड़ के आपको याद रखना है। यानी 15 फास्फोरस का है, 16 का है सल्फर का, अ से आर्गन, अ से 18, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो क्या है, ये जो सल्फर इसमें पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें दुर्गंध निकलता है। क्या होता है, एक विभिन्न प्रकार का दुर्गंध निकलता है। तो ये क्या करता है, फेफड़ा जो होता है, ये लहसुन और प्याज का दुर्गंध को भी बाहर निकलता है। क्या करता है, दुर्गंध को भी क्या करता है, बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब क्या है, फेफड़ा जो है एक जोड़ी होता है, कहा जाए तो 2 होता है। प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है, O2 को अंदर पहुंचाता है। उसके बाद लहसुन प्याज का जितना भी दुर्गंध होता है, क्या होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। आपने समझ गया। चलिए अगला हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो ऑप्शन है वो त्वचा है। क्या है, त्वचा। याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी का मतलब क्या होता है, वेस्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालता है। उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है, वेस्ट पदार्थ को क्या होता है, बाहर निकालता है। तो क्या है, सबसे बड़ी अंग है। क्या है, सबसे बड़ी अंग है। त्वचा जो है, ये जो स्किन है, त्वचा किसको बोला जाता है, स्किन, ये मानव शरीर के सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी कैसे निकालता है, तो ये क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो पसीना बाहर निकालता है, कौन निकालता है, ये निकालता है, त्वचा निकालता है। इसीलिए इसके वो जो था, क्या था, यकृत जो था, वो बड़ी ग्रंथि है। क्या है, बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो यकृत है। लेकिन मानव शरीर के सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग कौन सा है, उत्सर्जी अंग कौन सा है, उत्सर्जी अंग त्वचा है। आपको याद रखना है कि उत्सर्जी अंग जो है वो त्वचा है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग उत्सर्जी, जो पसीना को वेस्ट होता है, क्या करता है, उसको बाहर करता है। डिहाइड्रेशन होता है जिसके कारण पसीना निकलती है, वो क्या करता है, बाहर करता है। और याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि सर पसीना और खून क्या होता है, पसीना और खून जो होता है हमारे शरीर में, पसीना जो होता है, ये दोनों तो द्रव अवस्था में होता है। तो फिर ये खून क्या करता है, बाहर नहीं आता है, पसीना क्यों आता है। क्वेश्चन है कि खून बाहर नहीं आता है, फिर पसीना क्यों आ जाता है। याद रखना सबसे पहले कि ये जो छोटा छोटा आप देखोगे, अभी नहीं देख पाओगे बिना मैक्रोस्कोप से, क्योंकि मैक्रोस्कोप से देखने से क्या होता है, सूक्ष्म जीव भी बड़ा बड़ा दिखता है। तो इसमें जो छोटा छोटा क्या हुआ, छिद्र दिखेगा। क्या दिखेगा, छोटा छोटा छिद्र दिखेगा, जिसे कहा जाता है श्वेत ग्रंथि। क्या कहा जाता है, श्वेत ग्रंथि।
याद रखना है, जिसे क्या कहा जाता है, श्वेत ग्रंथि। ये श्वेत ग्रंथि से होकर क्या करता है, पसीना बाहर निकल जाता है। क्या करता है, श्वेत ग्रंथि से होकर पसीना बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन है कि सर खून क्यों नहीं बाहर आता है, तो याद रखना है ये जो पसीना होता है ये उच्च सांद्रण से क्या होता है, उच्च सांद्रण से उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाता है, निम्न सांद्रण की ओर जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। उच्च सांद्रण का मान लो कोई इतना बड़ा बर्फ है, क्या है, इतना बड़ा बर्फ है, इसकी जो टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, ये इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, होते 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 एक छोटा आकार ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, पसीना बाहर चला आता है। लेकिन क्या होता है, ये जो खून होता है ये निम्न सांद्रण से क्या होता है, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर जाता है। क्या होता है, उच्च सांद्रण की ओर जाता है। जैसे ही मान लो छोटा है, ये क्या होगा, जैसे ही आगे निकलेगा इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो खून होता है, रुधिर होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, ये निम्न सांद्रण से क्या करता है, उच्च सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर जाता है। और याद रखना है ये जो ब्लड का पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। याद रखना है पीएच का खोज कौन किया था, सोरेनसन ने किया था। क्या किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच का खोज कौन किया था, पीएच जो नापा जाता है कि पीएच अगर 7 तक रहे, ऐसे एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है, ये 7 होता है, ये 7 से प्लस होता है, ये 7 से माइनस होता है। अगर कोई किसी का मान 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 हो, नेट वेट 7 हो तो ये उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। अगर जो 7 से प्लस हो वो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। तो खून का जो पीएच मान है 7.4 यानी 7 से प्लस है 7.4 यानी खून कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, खून जो होगा क्षारीय होगा। क्या होगा, खून होगा क्षारीय होगा। ये भी याद आपको रखना है। ये जो मैंने क्या बताया, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पसीना बाहर आ जाता है। लेकिन ब्लड इसीलिए बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि वो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड बाहर नहीं आता। आपने समझ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक। इसको मिटा देते हैं। एक एक क्वेश्चन पूछने वाली है और हर बार पूछा जाता है। मैंने बताया कि 3 क्लास में ही आपका बायोलॉजी समाप्त की ओर जा रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रिक। देखो ब्रिक को क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किडनी। क्या बोला जाता है, ब्रिक को किडनी भी बोला जाता है। और याद रखना है ये जो ब्रिक किडनी होता है ये एक जोड़ी होता है। क्या होता है, एक जोड़ी होता है। किडनी जो होता है एक जोड़ी होता है। अब देखो एक जोड़ी कैसे होगा, मान लो ये मानव शरीर के मेरुदंड है। क्या है, ये पीठ है। क्या है, मेरुदंड है। ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये क्या है, ये मेरुदंड से क्या लगा रहता है, ये जुड़ा रहता है। क्या होता है, मेरुदंड से ये जुड़ा रहता है। मेरुदंड से क्या होता है, ये मेरुदंड से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो याद रखना एक किडनी ये भी हो गया, एक किडनी ये भी हो गया। तो यानी किडनी की संख्या कितना है, एक जोड़ी कहा जाए तो 2 किडनी। किडनी हमारे शरीर में कितना है, 2 गो है। किडनी कितना है, एक जोड़ी यानी 2 गो है। और याद रखना है कि प्रत्येक किडनी कितना है, 150 ग्राम का। इसका जो ओजन है, प्रत्येक किडनी का ओजन कितना है, 150 ग्राम। अगर पूछ दे कि मानव शरीर में टोटल किडनी के वेट कितना है, तो 2 किडनी है तो 2 किडनी का वेट कितना होगा, 150 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम। यदि एक किडनी का वेट पूछे तो कितना, 150 ग्राम। और याद रखना हार्ट यानी हृदय का भी वजन कितना है, 300 ग्राम। आपने क्या समझा, 150 ग्राम क्या होता है, 150 ग्राम प्रत्येक किडनी का वेट होता है। ये क्या होता है, ये जो कमर होता है, क्या होता है, कमर जो होता है वो कमर के ऊपर जो मेरुदंड पीठ की रीढ़ होती है उसमें क्या होता है, ऐसे करके ये जो मान लो मेरुदंड है, क्या है, इसमें क्या है, जुड़ा होता है। क्या होता है, जुड़ा होता है। और याद रखना है ये जो हार्ट करता है, ये जो किडनी करता है, ये ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। ये भी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर यानी शुद्धिकरण करता है। पूछेगा कि किडनी का काम क्या है, ब्लड का शुद्धिकरण करना। किडनी का काम क्या है, ब्लड का शुद्धिकरण करना। तो किडनी क्या करता है, ब्लड का शुद्धिकरण करता है। और याद रखना ये जो मूत्र होता है, क्या होता है, मूत्र को भी नियंत्रण कौन करता है, मूत्र को भी नियंत्रण कौन करता है, जब हम लोग टॉयलेट करते हैं इसको भी नियंत्रण कौन करता है, किडनी करता है। कौन करता है, किडनी करता है। तो ये भी याद रखना है। और लिखना है मूत्र का जो पीला रंग होता है, पीला रंग जो होता है मूत्र का, ये भी आप जान लो यूरोक्रोम के कारण होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम का कारण होता है। यूरोक्रोम का कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो क्या होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। आपने 5 ऑप्शन देखा, यकृत क्या है, हृदय क्या है, फेफड़ा क्या है, त्वचा क्या है और वृक्क क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं।
देखिए मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, आपको समझना है। मान लो ये कोई मेल है, क्या है, पुरुष है, ये पुरुष है, और इधर क्या है, महिला है, महिला। आपको पता होनी चाहिए ये जो पुरुष है, ये जो महिला है, तो ये क्या करता है, ओवम रिलीज करता है। क्या करता है, ओवम रिलीज करता है, अंडाणु। आप लिख लो ओवम, ओवम क्या करेगा, ओवम रिलीज करेगा और ये जो करेगा शुक्राणु क्या करेगा, ये कौन करता है, स्पर्म, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, स्पर्म। ये जो महिला होता है क्या करता है, ओवम रिलीज करता है। जब ये दोनों सेक्सुअल संबंध बनाता है, क्या करता है जैसे ये दोनों सेक्सुअल संबंध बनाएगा तो क्या होगा, ये ओवम रिलीज करेगा और ये क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। और यहाँ जो आएगा, ये मान लो ये महिला का क्या है, अंडाणु है, क्या है, जिसको बच्चेदानी बोला जाता है, बच्चादानी। जैसे ही इसमें आएगा पुरुष का शुक्राणु और महिला का ओवम, इसमें जैसे ही आएगा क्या होगा, जैसे ही इसमें आएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, निषेचन। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई पुरुष और महिला जब सेक्सुअल संबंध बनाए तो क्या होता है, सेक्सुअल संबंध बनाने के कारण जैसे ही पुरुष स्पर्म रिलीज करेगा, शुक्राणु रिलीज करेगा, तो हमेशा महिला में रिलीज होता है। याद रखना है, शुक्राणु जब भी रिलीज होगा क्या होगा, महिला में रिलीज होगा। और महिला का जो एक पार्ट है बच्चादानी, वहाँ जाके क्या करेगा, ये याद रखना है, ये जो महिला का गुणसूत्र होता है ये XX होता है, ये पुरुष का गुणसूत्र होगा ये XY होगा। क्या होगा, पुरुष का गुणसूत्र होगा XY और महिला का गुणसूत्र क्या होगा, XX। याद रखना है। तो ये जैसे ही क्या करेगा, और याद रखना है ये जो महिला का ओवम होता है इसमें 22 शुक्राणु होती है, 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 सेल होते हैं। और ये जो पुरुष का शुक्राणु होता है इसमें भी 22 सेल होते हैं। कितने होते हैं, 22 सेल महिला के शुक्राणु में, ओवम में, और 22 सेल पुरुष के ओवम में, सॉरी शुक्राणु में। अब क्या करेगा, ये दोनों जैसे सेक्सुअल संबंध बनाएगा, इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, बच्चे की निर्माण होती है। क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होगा, बच्चे का निर्माण होता है। बच्चा का निर्माण अगर होगा, अगर मान लो कोई XY आया, क्या है, कोई XY आया, XY आया, तो यहाँ क्या होगा, बेटे का निर्माण होगा। कहाँ होगा, लड़का बच्चा होगा। क्या होगा, जब गुणसूत्र X, देखो कहने का मतलब क्या है, ये XY और XX ऐसे होता है शुक्राणु का आकार। इसका भी पूंछ होता है, मीडियम होता है, और ये क्या होता है, अग्रभाग, मुंह वाला भाग। ये दोनों क्या करेगा, आपस में लड़ना यहाँ शुरू कर देता है। और इतना फैट होता है इसमें, क्या होता है, ये भी करोड़ों रिलीज करता है, ये भी करोड़ों, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है। दोनों लड़ता है और लड़ते लड़ते क्या होता है, जब एक बच जाता है तो क्या होता है, बच्चादानी के अंदर जहाँ अंडाणु पलता है उसके अंदर चला जाता है। अगर दो पहलवान मान लो XY है, एक पहलवान XY है, एक पहलवान XX है, ये दोनों क्या हुआ, करोड़ों मात्रा में आए। ये दोनों जैसे लड़ना स्टार्ट किया तो लड़ते कभी भी पहलवान देखे होंगे कि जैसे कबड्डी गेम होता है, मान लो 7 खिलाड़ी होती है, एक टीम में 7 खिलाड़ी, एक टीम में 7 खिलाड़ी। अगर मान लो कि दोनों कबड्डी खेले, दोनों गेम खेले, तो कभी ना कभी एक का जीत होता है। एक का जीत किस शर्त पर होगा कि एक तरफ का सारा आदमी मारा जाएगा और एक तरफ का हो सकता है, तो कम से कम एक आदमी का बचना जरूरी है। क्या है, एक आदमी का बचना जरूरी है। इसी तरह क्या होता है, XY बच जाए या XX बच जाए, तो XX अगर जीत गया तो बेटी होगा, और XY जीत गया तो बेटा होगा। क्या होगा, यहाँ कोई भगवान हेल्प नहीं करता है। क्या करता है, कोई भगवान हेल्प नहीं करता। तो याद रखना है कि एक गुणसूत्र एक कितना हुआ, 1 1 2, और ये 22 और ये 22, ये 22 एक गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र कितना, 22। अब बताओ 22 कितना, 44 और 2 कितना, 46। यानी एक आदमी के निर्माण करने में कितना गुणसूत्र की आवश्यकता होती है, 46 गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। कितना होता है, 46। अगर ये आ ही गया, इसका मतलब क्या है, 23 जोड़ी। इसका आंसर जो होगा 23 जोड़ी। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो पुरुष होता है, पुरुष को ऐसे इच्छा क्यों करता है, सेक्सुअल संबंध बनाने के कारण, कैसे प्रेग्नेंट होता है, कैसे बच्चा होता है, हम एक एक क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। अब समझने का पहले ये समझ लो, 22 जोड़ी क्या होता है, 22 जोड़ी इक्वल टू कहा जाए 44, यानी अंडाणु। अगर ये भी 22 हुआ, ये भी 22 हुआ, यानी 44। ये जब फर्टिलाइजेशन होगा, इसका संख्या अंडाणु, स्पर्म और ओवम की संख्या कितनी, दोनों मिलाकर होगा 44। 48 जो होता है ये चिंपांजी होता है। क्या होता है,
चिंपांजी का गुणसूत्र होता है, इसको आलू का गुणसूत्र भी इतना ही होता है। क्या होता है? आलू का गुणसूत्र और चिंपांजी का गुणसूत्र इतना ही होता है। 78 कुत्ता का गुणसूत्र होता है। क्या होता है? कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? 78। और याद रखना है प्याज का भी गुणसूत्र कितना होता है? 78 होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई पुरुष सेक्सुअल संबंध बनाने के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे कितना दिनों के बाद अगर उसके साथ संबंध बनाया जाए तो वो बच्चे का निर्माण कर सकता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी चर्चा करते हैं। देखिए ये जो पुरुष होता है, पुरुष के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोजन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोजन। और ये पुरुष के पास है, क्या है? मेल के पास। और फीमेल के पास कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? फीमेल का जो पास होता है एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजन पुरुष के पास होता है। ये क्या होता है? ये पुरुष जब 15 से 18 साल का हो, तो ये हार्मोन ग्रोथ करने लगता है। क्या होता है? ये हार्मोन ग्रोथ करने लगता है। और जब महिला 12 से 14 साल का हो, तो ये हार्मोन ग्रोथ करने लगता है। ये हार्मोन है क्या? ये हार्मोन क्या है कि ये जो आकर्षित होता है, किसी पुरुष किसी महिला की तरफ या किसी लड़का किसी लड़की की तरफ आकर्षित होता है, उसका मेन रीजन है कि उसके शरीर में जो होता है, अब देखोगे कि ऐसे, हालांकि तो अब ऐसा खाद्य पदार्थ चलने लगा है कि 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी क्या होता है? एक दूसरे पे आकर्षित हो जाता है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल हिसाब से देखा जाए तो कोई भी बच्चा जब जिसका आयु 15 से 18 साल स्टार्ट हो तो क्या हो? वो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोजन हार्मोन ग्रोथ करने लगता है। और टेस्टोस्टेरोजन हार्मोन क्या करता है? ये शरीर में आकर्षण पैदा करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लड़का जो होता है वो लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की जो होता है लड़का के तरफ आकर्षित होता है। क्यों? ये जो टेस्टोस्टेरोजन हार्मोन ग्रोथ करता है तो क्या होता है? सेक्सुअल संबंध बनाने का इच्छा जगता है। क्या होता है? सेक्सुअल संबंध बनाने का इच्छा जगता है। और जब लड़की में एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रोथ करता है 12 से 14 साल के बाद, तो क्या होता है? इसके अंदर भी क्या होता है? टेस्टोस्टेरोजन हार्मोन ग्रोथ करता है, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रोथ करता है सेक्सुअल संबंध, मतलब मेल के तरफ आकर्षित होने के लिए। ये क्या होता है? फीमेल के तरफ आकर्षित होने के लिए। अब हम समझेंगे, ये आपने ये समझ लिया। और जैसे मैंने ये पढ़ाया कि ये कैसे होता है, तो प्रेग्नेंट आखिर होता है कैसे? देखो, एक होता है, क्या होता है? MC। ये क्या होता है? ये लड़की होती है, ये लड़का नहीं होता है बेटे, याद रखना है। ये लड़का तुम लोग नहीं होगे, ये होगी लड़की होती है। MC क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसका जो समय होता है 28 से 29 दिन का होता है। क्या होता है? 28 से 29 दिन का। कि कोई भी लड़की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कब आ सकता है? 28 से 29 दिन। और याद रखना है कि कोई भी लड़की 11 से 12 साल का हो, 11 से 12 साल का हो तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आना क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? जब लड़की 11 से 12 साल का हो, वो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आना प्रारंभ कर देता है। याद रखना है 28 से 29 दिन का क्या होता है? 28 से 29 दिन का 1 महीना का गैप होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आने के लिए 28 दिन जरूरत होता है। अब याद रखना है कि ठीक है 28 से तो 29 दिन आया, क्या हुआ? 28 से 29 दिन आया, तो बताइए सर, ये जो 28 से 29 दिन आएगा तो याद रखना है ये जो लड़की होती है किस में आता है? लड़का में नहीं आता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की घटना लड़की में ही होती है। तो क्या होगा? 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होगा। 3 से 4 दिन तक वो ब्लीडिंग होता है। वो जो मरा हुआ ब्लड होता है क्या होता है? वो योनि के रास्ते बाहर निकल जाता है। मरा हुआ ब्लड क्या होता है? योनि के रास्ते क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये जो 3 से 4 दिन तक, और क्या होता है? 3 से 4 दिन तक क्या होता है? ब्लीडिंग चलता है। और 3 से 4 दिन के बाद अगर 12 से 14 दिन के अंदर क्या होता है? 12 से 14 दिन के अंदर अगर उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाया जाए, याद रखना है कि 11 से 12 साल तक की लड़की ही रिलीज करता है। क्या करते हैं? MC, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आने की उसके इम्यूनिटी पावर हो जाता है। तो क्या होता है? 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होता है और 12 से 14 दिन के अंदर अगर उसके साथ सेक्स यानी सेक्सुअल संबंध बना लिया जाए तो क्या हो जाता है? वो प्रेग्नेंट हो जाता है। क्या होता है? 12 से 14 दिन के अंदर अगर करेगा तो उसको क्या करेगा? 2 दिन और लगेगा, यानी 14 दिन, यानी अंडाणु के पास पहुंचने में, वो बच्चादानी में पहुंचने, स्पर्म जो बच्चादानी में पहुंचने के लिए उसे 2 दिन और लगेगा। यानी 12 से 14, कहने का मतलब क्या है? 12 से 14 दिन के बाद अगर उसके साथ क्या किया जाए? संबंध बनाया जाए तो ये क्या होगा? वो प्रेग्नेंट हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद। और याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर इसके अंदर
अंदर मैंने बताया कि 15 से 18 साल के बच्चे के लिए ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ग्रोथ करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ग्रोथ करता है। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमें ये बताइए कि कम से कम कितने साल का लड़का अगर किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है तो लड़का प्रेग्नेंट कर सकती है लड़की को। तो देखो याद रखना, वो जो होता है 13 से 15 साल। अगर लड़का 13 से 15 हो और लड़की जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आ जाए 11 से 12 साल का, 11 से 12 साल का आ जाए तो क्या होता, वो प्रेग्नेंट होने की कगार, मतलब प्रेग्नेंट होने की इम्यूनिटी पावर उसमें जनरेट कर जाता है। क्या करता है, जनरेट कर जाता है। आपने समझा। और याद रखना एक बात और कि ये जो महिला होती है, क्या होती है, महिला अधिकतम 50 वर्ष तक ही मतलब बच्चे का निर्माण कर सकता है। क्या होता है, 50 साल तक ही बच्चे का निर्माण कर सकता है। कहने का मतलब उसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्षमता होती है वो 50 साल तक होता है। क्या होता है, 50 साल तक। अपवाद कभी कभी होता है, कभी कभी आप देखोगे 60 साल की महिला भी बच्चे का जन्म देता है, 70 साल की महिला भी बच्चे का जन्म देता है। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल हिसाब से क्या है, बायोलॉजिकल जो हिसाब से है ये 50 वर्ष तक ही क्या करेगा, बच्चे का निर्माण, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आएगा, उसके बाद ना उसके साथ संबंध बनाने के बाद क्या होगा, बच्चा का निर्माण कर सकता है। तो क्या होगा, ये 50 वर्ष तक ही करेगा। और अगर पुरुष का बात करेंगे तो इसका कोई लिमिट नहीं, ये कभी भी कर सकता है। क्या है, जब तक जिंदा है, क्या है, जब तक जिंदा है तब तक इसके अंदर क्या होता है, बाप बनने की क्षमता होती है। क्या होती है, बाप बनने की क्षमता होती है। तो आपने समझा कि 28 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में 15 से 18 साल में ग्रोथ करता है, एस्ट्रोजन 12 से 14 साल में ग्रोथ करता है। गुणसूत्र की संख्या मैंने बताया, सारे जितना क्वेश्चन था मैंने ये भी बताया कि 48 होता है चिंपांजी आलू का, उसके बाद 78 होता है कुत्ता और प्याज का होता है। मैंने यकृत के बारे में बताया, मैंने फेफड़ा, त्वचा, वृक्क सभी के बारे में बताया। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और हमें लगता है कि बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन कवर हो चुका है। अगर आप जाके देखोगे, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, यही 20-25 मिनट का क्लास होता है। और मैंने एक एक क्वेश्चन को, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। तो बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। अगर वास्तविक में वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इस बार जो 2025 में एग्ज़ाम होगा, आप एक एक क्वेश्चन लड़ेगा इस क्लास से। आप देख लेना कि जितना भी क्लास है एक एक क्वेश्चन लड़ेगा। और इतना कंसेप्ट अच्छा से मैं बता रहा हूँ, जितना कंसेप्ट कि आप कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी जितना हो सके उससे ज़्यादा लिख सकते हो। अगर 50 शब्दों में कहे तो आप 100 शब्दों में लिख सकते हो। तो चलिए बताइए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर दिल भेजें और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी तैयारी अच्छी बेहतर तरीक़ा से हो सके। अगर फेसबुक पर है तो पेज को, सोनू देव पेज को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।